सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत को केंद्र में रखकर बातचीत करने जा रहे हैं जो कभी सुर्खियों की मोहताज नहीं रही। सुर्खियां हमेशा उनके साथ चलती हैं। यह अलग बात है कि वह सुर्खियों में सकारात्मक कारणों से कम और नकारात्मक कारणों से ज़्यादा रहती हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए चर्चा कम होती है, उनके साथ जुड़े हुए विवादों को लेकर चर्चा ज़्यादा होती है। वह कुछ भी करती हैं, विवाद उसका हिस्सा बन जाते हैं। वह दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को हराकर संसद में पहुंची, पर इसके बावजूद भी नेता के तौर पर स्वीकार हुई या नहीं हुई, इसको लेकर अभी भी बहस का सिलसिला जारी है। उनकी 3.5 साल के संसदीय कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर बात ज़्यादा होती है या उनके विवादों को लेकर बात ज़्यादा होती है, यह भी शोध का विषय हो सकता है या किसी प्रकार के वाद विवाद का भी विषय हो सकता है। कुल मिलाकर आप समझ ही गए, हम बात करते हैं भोपाल की सम्मानीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा था तो उम्मीद की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो तुर्क का इक्का राजनीति के मैदान में उतारा गया है, आने वाले समयों में इसकी हुंकार केवल भोपाल में ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में दिखेगी। लेकिन हालत यह हुई कुछ समय बाद कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बात को लेकर शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं कि उनको तो भोपाल में भी पार्टी के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है। क्या कुछ ऐसा हुआ इन 3.5 सालों में जिसके चलते जिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कालीन बिछाकर भाजपा सत्ता में लेकर आई, सियासत में लेकर आई, वह अब प्रज्ञा ठाकुर से दूर रहने में ही भलाई समझती है। समझने की कोशिश करेंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के संदर्भ में रचे गए चक्रव्यूह को। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें और इस चर्चा का हिस्सा बन रहे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट का पहला भाग जो हमारे साथी अनुराग मालवीय ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को केंद्र में रखकर तैयार किया है। देखिए। नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। अपने विवादास्पद बयानों के चलते कुछ ऐसी ही छवि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी बन चुकी है। भोपाल जैसी हाई प्रोफाइल सीट और कांग्रेस के धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव में करारी शिकस्त देने के बाद भी वो बीजेपी के सियासी फलक पर अपनी चमक नहीं बिखेर पा रही। विवादों और साध्वी प्रज्ञा का जैसे चोली दामन का साथ है, तभी तो फायर ब्रांड ये साध्वी राजनीतिक लिहाज से लगातार हाशिए पर ही खड़ी नजर आती है। 2 फरवरी 1970 को मध्य प्रदेश के भिंड में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म हुआ। इतिहास में एमए प्रज्ञा ठाकुर शानदार वक्ता हैं। साध्वी के पिता चंद्रपाल सिंह आयुर्वेद के डॉक्टर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाली साध्वी प्रज्ञा पढ़ाई के साथ ही संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गई। बाद में प्रज्ञा सिंह संघ के अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया और संतों की संगत में चली गईं। इसी दौरान उन्होंने गुजरात के सूरत में अपना आश्रम बनाया और पूरे देश की यात्रा की। शुरुआत से ही दक्षिणपंथी रुझान रखने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पहचान हमेशा उनके विवादित बयानों से ही रही है। फायर ब्रांड साध्वी प्रज्ञा को 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भोपाल सीहोर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया तो यही कहा गया था कि संघ की पसंद के चलते उनको इतनी महत्वपूर्ण सीट से टिकट दिया गया। सांसद चुने जाने के बाद भी साध्वी प्रज्ञा ने अपने अंदाजे बयां को नहीं बदला और चक्रव्यूह में फंसती चली गई। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। 2017 में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा पर लगी मकोका की धाराएं हटा दी। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने पहली बार जो बयान दिया वो भी विवादों में ही आ गया। साध्वी मुंबई 26/11 आतंकवादी हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर कुछ ऐसा बोल गई कि सियासी बाजार में उनकी चर्चा होने लगी। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि उनके श्राप के चलते आतंकी हमले में हेमंत करकरे की मौत हुई। वहीं मालेगांव ब्लास्ट का जिन्न अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2017 में स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा हुई प्रज्ञा सिंह 17 अप्रैल 2019 को बीजेपी में शामिल हुई और सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद भी उनकी जुबान से कटीले बयान निकलने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी उन्होंने कई बार बयानबाजी की। 2019 में ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र हैं और इसलिए आदरणीय है और इसको लेकर उन्हें कोई सफाई नहीं देनी है। इसके बाद ये सवाल जरूर उठा कि क्या साध्वी बापू को राष्ट्रपिता नहीं मानती। इससे पहले वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी थी।
इसी बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। सीहोर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को लेकर भी उनके बेबाक बोल लोगों को सुनने को मिले। सफाई को लेकर साध्वी यहां तक बोल गई कि वो नाली और शौचालयों की सफाई के लिए सांसद नहीं बनी है। महात्मा गांधी और स्वच्छता अभियान पर दिए गए बयानों के चलते पार्टी के अंदर और बाहर उनकी जमकर किरकिरी हुई। पार्टी ने उनको सोच समझकर बोलने की नसीहत तो दी ही, उनको एक तरह से साइडलाइन भी कर दिया गया। लेकिन साध्वी की बयानबाजी की आंधी थमी नहीं। कोरोना काल में प्रज्ञा सिंह ने लोगों को 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कोरोना से बचने की सलाह भी दी। इतना ही नहीं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि गाय के मूत्र से हमारे फेफड़ों में संक्रमण कम होता है और ये कोरोना वायरस से बचाव करता है। बयानवीर बनकर पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अभी तक कोई कमी नहीं की है। 2020 में वर्ण व्यवस्था को लेकर दिए बयान ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी। क्षत्रिय महासभा की बैठक में शूद्रों को लेकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कहने पर बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र अज्ञानता के कारण शूद्र कहलाना पसंद नहीं करते। पिछले दिनों विवादित बयान देकर सुर्खियों में आई नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों को लेकर जब साध्वी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विधर्मियों ने हमेशा ऐसा किया है। विवादित बयानों ने साध्वी की शख्सियत को ही विवादित बना दिया है। फिर भी प्रज्ञा है कि मानती नहीं। लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर उनकी खुद की पार्टी भी सहज नहीं रहती, क्योंकि उनके हर बयान के बाद पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का उपयोग सिर्फ विध्वंस और आग लगाने में ही करती है। जब क्राइटेरिया उनका फिक्स है कि संभागीय समितियां बनी हुई हैं जो नगरीय निकायों का संचालन करेंगी, चयन करेंगी, उसमें स्थानीय सांसद का नाम नहीं होना सीधी तौर पर गुटबाजी का संकेत है और यह बता रहा है कि साध्वी उनके लिए सांसद जरूर हो सकती हैं, हमारी पार्टी के लिए सांसद वो नहीं है। ये साध्वी के बयानों का ही प्रताप है कि पार्टी उनको किसी भी जिम्मेदारी से दूर ही रखती है। कभी पीएम मोदी उनसे नाराज होते हैं तो कभी संगठन उनको दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर देता है। लेकिन लगता है कि साध्वी प्रज्ञा को शायद अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मीडिया में कई बार बयानों पर सफाई जरूर देती हैं, लेकिन इससे उन पर लगे दाग धुल नहीं पाते। देखिए, ये तो हमारे भगत सिंह जी ने भी दिया था, हमने तो उन्हीं की बात दोहराई है। आज तक कांग्रेस के समय से तुष्टीकरण चला आ रहा है और वो तुष्टीकरण ये कहता है कि सिर्फ एक पक्ष की बात कहो, हिंदुओं को धुतकारो, हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, भगवा को आतंकवाद कह दो। क्यों भाई? हिंदू हिंदू ये देश किसका है? सनातनी देश है, इसमें सब आमंत्रित हैं। जिसको चाहिए था अलग देश धर्म के आधार पर उनको मिल गया है। अभी क्या प्रॉब्लम है? क्या सत्य को स्वीकार करना नहीं जानते? सत्य तो सत्य रहता है। कोई भी अपने अपने मत से उसका कुछ भी अर्थ निकाल सकता है, लेकिन हमने जो कहा वो सच्चे शब्दों में कहा है। गुस्ताखियां ना किया करो, एक दिन पछताओगे। आज अगर चर्चा में हो, कल कहीं गुम हो जाओगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने चारों ओर विवादित बयानों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर लिया है कि उसके सामने उनका खुद का कद बौना नजर आने लगा है। साध्वी जिस चक्रव्यूह में फंसी हुई है वो उनका खुद का रचा हुआ है। दूसरों के रचे चक्रव्यूह से निकलना आसान होता है, लेकिन अपने ही रचे चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होता है। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल। तो आज अगर चर्चा में हो, कल कहीं गुम हो जाओगे। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में 3.5 साल में ही इतना पानी बेतवा और चंबल से बह गया है कि इस बात को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगले चुनाव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सांसद बनना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें मैदान में उतारने के संदर्भ में भी साहस दिखाएगी। ऐसी आशंकाएं मात्र 3.5 साल के बीच सुर्खियां बन जाना अपने आप में अचरज पैदा करता है। क्या कुछ ऐसा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी यह शख्स बोझ के तौर पर महसूस होने लगा? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में आलोक संजर जी हैं। आलोक संजर जी वो शख्स हैं जिनको रिप्लेस करके, जिनके स्थान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में प्रत्याशी बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के
समर्पित कार्यकर्ता की छवि रखने वाले पूर्व सांसद भोपाल के आलोक संजर जी इस चर्चा के लिए खास तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ मृणाल पंत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुखर चेहरा है, प्रदेश महामंत्री हैं, स्पष्ट शब्दों में अपनी राय रखते हैं। इन सबके बीच में प्रदेश और देश की राजनीति को अपनी टिप्पणियों के माध्यम से व्यक्त करने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। यह अद्भुत संयोग है कि डॉक्टर राकेश पाठक जी भी उसी भिड्ड से ताल्लुक रखते हैं जहां से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ताल्लुक रखते हैं। यह अलग बात है कि भाषा और अभिव्यक्ति के स्तर पर दोनों में बहुत अंतर है। और इन सब के बीच में हमारे साथ मौजूद है INH न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता, विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जी, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक संजर जी से ही करते हैं। और आलोक, कि 3.5 साल बाद जिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैदान में उतारा गया था सांसद प्रत्याशी के तौर पर भोपाल से, ऐसा 3.5 साल में क्या कुछ हुआ है जिसके चलते ऐसा वातावरण में महसूस होता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ हो गई हैं, या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा बोझ लगने लगी है? ये हम लोगों का भ्रम है या सत्य यही है, ये आपसे समझना चाहते हैं। और चूंकि आपने चक्रवी कार्यक्रम में बुलाया है जी, तो ना ही मेरी माँ ने मुझे सब सोते हुए या जागते हुए नहीं सुनाया, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में एक साध्वी जी भी काम कर रही है। जी, और ये बात सही है कि पिछले 2 वर्ष जो कोरोना ने जो पूरा समय किल किया है, जी, तो एक काम करने का जो एक सांसद को समय होता है, क्योंकि वो फंड्स भी जो है वो सरकार ने अपने पास रख लिए थे। जी, तो मुझे इसलिए कुछ ऐसे विकास कार्यों के संदर्भ में दिखा है। तो अभी जो काम वो कर रही है वो मुझे लगता है जो प्रस्ताव लोगों ने, सरपंचों ने, हमारे पार्षदों ने दिए, अब चुनाव आ गया, फिर अपने आचार संहिता लग गई, जी, तो ये कार्यकाल कुछ अजीबोगरीब रहा है कोरोना की दृष्टि से भी और चुनाव की दृष्टि से भी, क्योंकि बीच में भी फिर चुनाव बार आचार संहिता लगी। हम अभी काम पर तो बात ही नहीं कर रहे आलोक संजय जी, अभी तो हम केवल बयानों पर बात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिस प्रकार के बयानों के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखती हैं, प्रदेश के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं, देश के बीच में सुर्खियां बटोरती हैं, उनसे समय समय पर महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी सहज नहीं रह पाती। तो आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि क्या वाकई भाजपा को महसूस होने लगा है कि दिग्विजय सिंह को चुनौती देना था, या एक विषय था, दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाना था, या एक विषय था, पर इस कोशिश के चलते जिसको आजमाया गया वह हीरा समझ के निकाला गया था, लेकिन वह कांच का टुकड़ा निकला। क्या कुछ उसी प्रकार का एहसास है? क्योंकि जिस प्रकार का बयान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्या हर कार्यकर्ता तक वो बात पहुंच गई है? तो कार्यकर्ताओं ने भी साध्वी जी के संदर्भ में मान लिया कि इनको माफ़ नहीं करना है। नहीं, देखिए, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और संघर्ष किया अपने जीवन में उसने। जी, ये बात सही है कि कुछ एक ऐसा बयान हुआ था जिसको लेकर पार्टी भी असहज हुई थी, जी, लेकिन उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसी बात उन्होंने कही जिसको लेके कहीं असहज है। पार्टी पूरा ध्यान रखती है, वो भी पार्टी के प्रति और पार्टी भी उनके प्रति पूरा सम्मान रखती है। लगातार बैठकों में भी आना, उनका कार्यक्रमों में भी आना जाना लगा रहता है। अभी नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में उनकी इस बात को लेकर नाराजगी रही, और ये सवाल भी है कि भोपाल जैसे क्षेत्र में संसदीय समिति बनती है और उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जगह नहीं मिलती। क्या समिति बहुत छोटी थी प्रज्ञा ठाकुर के कद के मुकाबले, इसलिए जगह नहीं मिली, या समिति में कोई संकट पैदा ना हो इसलिए जगह दी नहीं गई? लेकिन अक्सर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं भी सांसद रहा जी, और तब भी समिति बनी थी, उसमें हमको भी जगह नहीं दी गई थी। जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, पार्टी में हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, तो सामूहिक निर्णय में किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो लोग तय करते हैं। जी, तो मेरे को भी जगह नहीं दी गई थी, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसलिए उनको जगह नहीं दी गई। यह सही है कि पार्टी के सांसद होने के नाते पूर्व में जो सांसद रहे हैं बहुत वरिष्ठ लोग रहे हैं, उमा भारती रही है, कैलाश जोशी जी जैसे लोग रहे हैं, सर अपने वर्मा जी जैसे लोग रहे हैं। तो उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ मेरे वास्ते। तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता चुनाव में काम करता है, जी जान से करता है, समिति में आए या नहीं आए ये हम लोगों का विषय नहीं होता है, संगठन का विषय होता है। चलिए एक सीधा सवाल करता हूँ, फिर मृणाल पंत जी के पास जाऊंगा। ऐसा आलोक संजर क्या नहीं कर सकते थे जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर सकती थी? और आलोक संजर जी की जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आई तो भोपाल को या पार्टी को ऐसा क्या मिला जिसके संदर्भ में आलोक संजर इस नतीजे पर हों कि हाँ ये मुझसे तो संभव नहीं था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का त्याग करना सिखाया गया है जी, और जब पार्टी का कार्यकर्ता त्याग करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु होता है, वही हेतु सेतु का काम करता है। जी, और निश्चित रूप से साध्वी जी जब चुनाव लड़ने आई तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई थी, जी, क्योंकि जीवन में जो कुछ उन्होंने भोगा है
वो जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। जी। लेकिन उनको चुनाव लड़ाने का मकसद जो पीछे था, जिसके बारे में आप लोगों ने ही चर्चा करी थी, जी। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी वगैरह ने निरपराध महिला को इतना प्रताड़ित किया था, जी। तो वो कारण था कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद की, वो आपको विषय याद हो, सब पुरानी बातें मैं दोहराना नहीं चाहता, जी। लेकिन उन विषयों को लेकर साध्वी जी को यहाँ पर लाया गया था और निश्चित रूप से पार्टी का जो योजना से जो काम किया गया था उसमें सफलता भी मिली और दिग्विजय सिंह जैसे एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जिनको अब हार का सामना, छोटी मोटी नहीं बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कुल मिला के दिग्विजय सिंह को हरा दिया, इतने से भाजपा का काम चल गया। उसके बाद में क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का काम लगा दिया गया? ये सवाल जहन में आता है। मृणाल पंत जी मेरे साथ में। मृणाल जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की वर्तमान हैसियत के लिए भाजपा की यूज एंड थ्रो की नीति जिम्मेदार है, या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आचार, व्यवहार और विचार ऐसा है जिसके तहत उनको इससे ज्यादा तवज्जो मिलनी ही नहीं चाहिए? किस नतीजे पर हैं मृणाल जी आप, प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता होने के नाते, प्रदेश महामंत्री होने के नाते? तवज्जो तो हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी से इस बात की भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो आतंकवाद के किसी आरोपी को लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में टिकट देगी। जी। और एक नहीं, जिस व्यक्ति पे 2-2, 3-3 गंभीरतम धाराओं में अगर आतंकवाद के प्रकरण दर्ज हों, उसे जनता का प्रतिनिधि बनाने का अगर कोई पार्टी काम करती है, तो ये देश के भविष्य और लोकतंत्र के भविष्य पर ही बहुत सवालिया निशान है और इस पर बहुत बहस हो भी गई। जी। चिंता की बात तो यह है कि 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जी। 2015 में एनआईए ने, इसी सरकार की कोर्ट में वकील ने कहा, एनआईए के वकील ने, कि केंद्र की सरकार एनआईए के तहत उन पे दबाव डाल रही है कि साध्वी प्रज्ञा के विरुद्ध आतंकवाद के जो प्रकरण चल रहे हैं उस पे साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में थोड़े धीमी धीमी गति से आगे बढ़े। जी। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट पे 2-2 प्रकरणों को क्लोज करवा दिया और एक प्रकरण में जब एनआईए ने रिपोर्ट दी कि इस प्रकरण को भी, आतंकवाद के प्रकरण को बंद किया जाए, तो इसी सरकार के तहत 2018 के अक्टूबर में कोर्ट ने इस सरकार की अनुशंसा मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आतंकवाद के अधिनियम के तहत उपमा में 2-2 महत्वपूर्ण गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए। जी। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जी, वो जब आरोप तय करे उसके बाद भी अगर किसी को टिकट दे दिया जाए, तो ये कितनी शर्म और कितनी चिंता की बात है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। जी। क्या केवल इसलिए कि उनके विरुद्ध जो आतंकवाद का आरोप था वो देश की सामान्य जनता के विरुद्ध न होकर मुसलमानों के विरुद्ध आतंकवाद करने का आरोप था, इसलिए जो व्यक्ति ऐसा आतंकवाद करेगा उसको सारी छूट और उसको सारी माफी, और बाकी हिंदुस्तान की जनता के विरुद्ध जो आतंकवाद करेगा वही केवल आतंकवादी कहलाएगा? ये नैरेटिव सेट करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी और यही नैरेटिव आज उसके गले में उल्टा बैठता हुआ दिख रहा है। इसलिए जो पहले से ही देश और समाज पे बोझ थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी पे भी बोझ बनती जा रही हैं। मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है कि आलोक संजर जी जैसा एक मृदुभाषी व्यक्ति था, आलोक संजर जी जैसा एक सौम्य व्यक्ति था, आलोक संजर जी एक ऐसा व्यक्ति था जो नीचे से जनता के बीच में उठकर आए थे, पार्षद के तौर पे अच्छा काम उन्हें किया था। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत किया था उन जैसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट देकर, वो जीत कर भी आए। और उन जैसे व्यक्ति को हटा के भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने अपनी पसंद जाहिर की है कि सौम्यता का, क्षमता का, कार्यकर्ता होने का, विचारधारा के प्रति निष्ठा का भारतीय जनता पार्टी में कोई कीमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी बात की कीमत है तो इस बात की कि कौन किसी दूसरे समूह के खिलाफ नफरत फैलाएगा, कौन देश के खिलाफ आतंकवादी हरकतें करेगा, कौन इस समाज को हमेशा परमानेंट पोलराइजेशन के दौर में बढ़ने के लिए बयान देता रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। काफी कुछ कहा, मैं बीच में रोकना चाहूंगा माफी के साथ में। एक तो दिक्कत ये है कि इस समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव मैदान में नहीं है। आपकी दलीलें बड़ा काम आ सकती थी उस समय जब वो मैदान में थी। अभी हम उनके 3.5 साल के सांसद के तौर पर कार्यकाल पर बात कर रहे हैं। आप जितने आरोपों का उल्लेख कर रहे हैं वो आलेख चुनाव के दौरान भी थे। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, सांसद नहीं बनाया था, पर वो भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ की जनता ने दिग्विजय सिंह जैसे राजनीतिज्ञ को, जो 10 साल तक इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, खारिज किया
और खारिज नहीं किया, पूरी तरह खारिज किया, 4 लाख वोटों से खारिज किया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी पसंद के तौर पर व्यक्त किया। अर्थात भाजपा की पसंद भोपाल वासियों की पसंद के तौर पर अभिव्यक्त हुई। अब सवाल जो आपसे है, जिस पर आपसे टिप्पणी अपेक्षित है, वो इस संदर्भ में है कि जिसे भाजपा ने भी पसंद किया था, जिसे भोपाल वासियों ने भी पसंद किया था, 3.5 साल बाद ही उनके संदर्भ में ऐसी बातें क्यों तैरने लगीं, जिसके तहत समझ में आता है कि भाजपा अब साध्वी प्रज्ञा को शायद पसंद नहीं कर रही, साध्वी प्रज्ञा को शायद भाजपा का तौर तरीका पसंद नहीं आ रहा। इस पर एक मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता होने के नाते आपका कोई नजरिया है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है, या आपको लगता है ये भ्रम है, दोनों एक दूसरे को भरपूर पसंद कर रहे हैं और 1.5 साल बाद चुनाव आएगा तो ये पसंद एक बार फिर जनता के बीच में प्रस्तुत की जाएगी? मृणाल जी। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी को इस गलती का एहसास हो गया है और बहुत समय पे पहले ही हो गया है कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति का सांसद के रूप में चुनाव किया जी। और आज मेरे शब्दों को आप ध्यान में रख लीजिए जी। चाहे किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी कहीं से लड़ा ले, मौका दे दे, लेकिन भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भारतीय जनता पार्टी वापस रिपीट नहीं करेगी। तो प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में मृणाल पंत इतनी दमदारी के साथ बोलने के लिए तैयार है। शायद वो कांग्रेस की ओर से किसी प्रत्याशी के संदर्भ में ऐसा ना बोल पाए, पर भाजपा के संदर्भ में इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं मृणाल पंत जी। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, राकेश पाठक जी के पास चलता हूँ। डॉक्टर राकेश पाठक मेरे साथ में है। ये भिंड से किसको भेजा आपने भोपाल की सियासत के लिए कि सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति जो पैरवी करे, विरोध करे, समझ में आता है, पर विरोधी दल का व्यक्ति भी कह दे चाहे कुछ हो जाए, चुनौती के तौर पर अब ये हमारे सामने नहीं आएंगी। थोड़ा विस्तार दीजिए राकेश पाठक जी कि क्या कुछ ऐसा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया जिसके चलते उनकी दोबारा सांसदी तो दूर, उम्मीदवारी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, मैं नहीं जानता कि मृणाल के आधार पर कह रहे हैं, मेरे भाई हैं जी, लेकिन टिकट का फैसला तो संसदीय की जो समिति है, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च निकाय है, वो करेगा जी। आलोक संजर जी निश्चित तौर पर प्रिय मृणाल की बात से बहुत खुश हो रहे होंगे। आलोक जी भी मेरे मित्र हैं, मैं चाहूंगा कि मृणाल की बात सही साबित हो जाए और आलोक जी उनसे बहुत बेहतर सांसद साबित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। आपने भिंड का जिक्र किया, सचमुच में मुझे गर्व होता कि मेरे भिंड की हैं वे जी, मेरे लिए मेरी बहन जैसी हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी मुझे व्यथित करती है। जी, हिमांशु जी, हम भिंड के जरूर हैं पर हद में रहते हैं, जी, बदले की आग लेके अपने मद में रहते हैं, जी, चंबल को न बदनाम करो ऐसे दोस्तों, जी, डाकू तो सभी देश की डैश 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 में रहते हैं। जी, ये हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र शुक्ल जी की कविता की पंक्तियां हैं। जी, तो मुझे उनकी कथनी करनी सचमुच ऐसी होती जिस पर मैं एक भिंडियन होने के नाते गर्व कर सकता, तो मेरा सौभाग्य होता। फिलहाल मैं शर्मिंदा होता हूं उनकी बोली बानी दोनों चीजों से। जी, जहां तक प्रश्न आप ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोझ मानने लगी है, जी, मैं फिलहाल ऐसा नहीं मानता, जी, क्योंकि ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई बात प्रज्ञा ठाकुर जी नहीं कर रही हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का मूल बीज विचार नहीं हो। जी। देखिए, संघ और बीजेपी मुखौटे के रूप में दिखाने को गांधी को राष्ट्रपिता कहें, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को शीश नवाएं, पूरा 90 डिग्री पर अभी हमने देखा था 30 जनवरी पर झुककर वे, लेकिन मूल विचार में संघ और भारतीय जनता पार्टी पूज्य महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते। जी। तो जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर महात्मा गांधी के बारे में कोई भी आपत्तिजनक बयान देती है, तो अंदर खाने संघ और भाजपा पसंद ही करती है उनके इस बयान को। उन्हें लगता है कि हम जो नहीं कह पा रहे हैं, कम से कम एक श्रीमुख ऐसा है जो हमारी बात को ऐसे खुलकर कह रहा। अब आप हिमांशु जी ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में कह दिया कि मैं कभी न दिल से माफ नहीं करूंगा जी। और मैं बड़ी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार में कुछ ही महीनों बाद सम्माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी एक संसदीय समिति की सदस्य बन गई। आप जानते हैं संसदीय समिति कितनी महत्वपूर्ण इकाई होती है जी। अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके सामने संसदीय समिति किसी को भी समन कर सकती है, बुला सकती है, कितनी महत्वपूर्ण इकाई होती है वो। उसमें वे सदस्य हैं। मैं उस समिति का नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, किस संसदीय समिति में, आलोक जी को याद होगा जी। तो जो कहा जाता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो कहा नहीं जाता। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, तथ्य के संदर्भ में।
जब नाथूराम गॉडसे के संदर्भ में एक चर्चा चल रही थी संसद में, तो उस समय पर भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इसी प्रकार से बोलने के लिए खड़ी हुई और उन्होंने नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताया और देशभक्त के संदर्भ में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इस प्रकार की बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। उनको संसदीय दल की बैठक में तो बैठने से प्रतिबंधित किया ही था, साथ साथ जेपी नड्डा ने बाकायदा ये ऐलान किया कि उनको हम रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है उससे मुक्त करते हैं। तो ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की थी। संसदीय मामलों के संदर्भ में जो आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें एक तथ्य तो आपको ये जानकारी मिला रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी भोपाल जैसे क्षेत्र का महापौर होने के बाद भी नगरीय निकाय चुनाव में उनकी कोई भूमिका हमें दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार की साध्वी या इस प्रकार के संत को जब भारतीय जनता पार्टी सांसद के तौर पर स्थान दे देती है तो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में तसल्ली के साथ घुमाती है, इसके हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। पर साध्वी प्रज्ञा को भोपाल में घुमाने के लिए भी भाजपा तैयार नहीं हो रही है, इसलिए ये मन में ख्याल आता है कहीं बोझ तो नहीं हो गया, कहीं निर्णय को लेकर पछतावा तो नहीं हो गया। इसलिए डॉक्टर राकेश पाठक एक बार फिर दोहराता हूँ, थोड़ा और आकलन कीजिए। वाकई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुखरता, वाचालता भाजपा के मन को भाने के बाद भी सार्वजनिक तौर पर परेशानी का सबब तो नहीं बन रही है और इसीलिए पार्टी अब उनसे दूर रहने में भलाई तो महसूस नहीं कर रही है। देखिए, ये हो सकता है राजनीति में, मैंने जैसा कहा कि और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जी, जो कहा जाता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो कहा नहीं जाता। जी, प्रज्ञा ठाकुर के बयानों से भारतीय जनता पार्टी जब जब असहज हुई है, जी, आपने जिस कार्रवाई की बात कही वो प्रतीकात्मक कार्रवाई जरूर हुई है, जी, लेकिन इसके बावजूद आपने उसके ऐसे बयानों पर, आप देखिए जब वे शहीद कर करके के बारे में बोल रही थी जी, कि उन्हें देशद्रोही बता रही थी, श्राप देने की बात कर रही थी जी, कि उनके श्राप से उनकी मृत्यु हुई है, जी, तो हम तो विनती करते हैं कि वे हमारे देश के तो दुश्मन हैं, जी, पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं उन्हें श्राप क्यों नहीं दे देते, तो कम से कम देश में अमन चैन हो जाए। तो जहां तक बोझ बनने का प्रश्न है, फिलहाल मैं नहीं मान रहा हूं हिमांशु जी, जी, भारतीय जनता पार्टी को मूलतः इस तरह के कट्टरपंथी चेहरों की जरूरत रहती है। जी, क्या जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी 2019 का टिकट देते समय नहीं जानते थे कि वे मालेगांव विस्फोट की आरोपी हैं? जी, क्या उस वक्त वे नहीं जानते थे? उससे पहले की भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें उनका नाम लिप्त रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद, उनके इस तरह के बहुसंख्यकवादी बयानों के बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। जी, तो उसके बाद जो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बयान दिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मालेगांव विस्फोट में आरोपी हैं तो गांधी जी को देशभक्त न बताना और गॉडसे को देशभक्त बताना, ये कोई बीजेपी और आरएसएस के लिए कोई बोझ नहीं है, उनकी मुख्य धारा का ही विचार है। ये तो उनका वे कोई अपने मुंह से मुख्य धारा बयान- के विचार है। डॉक्टर राकेश पाठक अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं, उन्हें नहीं लगता है कि भाजपा के तौर तरीकों में प्रज्ञा ठाकुर अभी मिसफिट है। आलोक संजय जी कोई हस्तक्षेप लगातार करना जा रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनते हुए अनुराग मालवीय जी के पास चलेंगे, जो हमें बताएंगे कि यहाँ का जो कुछ दीनदयाल परिसर है वो प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में क्या राय रखता है। लेकिन एक बार आलोक संजय जी का हस्तक्षेप सुन लें। जी आलोक जी, आप असहज हो रहे हैं हमारी चर्चा से शायद। तो मेरे भाई, छोटे भाई मृणाल पंत जो वास्तव में संत जैसे भी हैं, जी, लेकिन वो इतनी तारीफ कर रहे थे, तो एक संत यदि राजनीतिक संत काम ऐसी तारीफ करेगा तो निश्चित काम लगने वाला है। जी, लेकिन मेरा ये मानना था कि जो राजेश भाई साहब कह रहे थे, राकेश पाठक जी कह रहे थे कि देखिए सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे जब दिग्विजय सिंह भोपाल में चुनाव लड़ने का तय हुआ, जी, तब यदि दिग्विजय सिंह कहीं राजगढ़ से भी लड़ते तो साध्वी जी वहां से भी लड़ती, जी, क्योंकि ये एक प्लान किया गया था। राजनीति प्लान से होती है। हम बहुत सारी बातों को देखते हैं जो किंतु और परंतु बहुत सारे लगते हैं, जिसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जी, जहां तक सवाल है नगरीय निकाय चुनाव का, जैसा कि आप लोग संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जी, अभी नगरीय निकाय की जितनी बैठकें हुई सब बैठकों में साध्वी जी उपस्थित थी। जी, साध्वी जी ने अपने वहां पर लोगों के संदर्भ में भी, कार्यकर्ताओं के संदर्भ में भी अपना विषय रखा। जी, और अभी भी, क्योंकि अब चुनाव हमारा बहुत फास्ट होता है, आपको पता है शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हैं, जी, तो वो गाड़ी में खड़े होकर नहीं जा सकती, लेकिन अभी भी निरंतर फोन लगाकर बात करना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं को बुलाना, और जहां जहां कार्यकर्ता जहां चुनाव लड़ने थोड़ा थोड़ा समय भी दे रही हैं। अरे आलोक जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, ये सेहत खराब कौन सी होती है जिसमें व्यक्ति चल नहीं पाता है पर बास्केटबॉल खेल लेता है? ये थोड़ा समझाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर असल में इन चीजों से ही सुर्खियों में रहती हैं, थोड़ा आप भी मुझे समझाएं, ये सेहत खराब कौन सी होती है
जिसमें व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन बास्केटबॉल खेलने में दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा समझ नहीं पाते हम लोग। मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यदि वहां पर खिलाड़ी लोग खड़े हैं जी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने यदि आग्रह करा कि आप बास्केटबॉल लेकर आप उसको जमीन पर कर दीजिए, जी। तो उन्होंने वो करा। कोई इसको लेकर दौड़ी तो नहीं ना। जी। यदि खड़े खड़े उन्होंने बॉल को बास्केट में डालने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न नहीं बनता है। जी। लेकिन साध्वी जी को लेकर यदि कोई भी कुछ बात करता है, तो वो निश्चित रूप से आप इसको एक समाचार का दृश्य देते हैं। जी। वास्तव में देखिए, मेरा ये कहना है कि उनका अपना जीवन है, अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं छात्र जीवन से उनको जानता हूँ, छोटी बहन की तरह वो काम करती थी। और मैं सच बताऊं तो जब उनके टिकट का हुआ था, तो मुझे अपने टिकट कटने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ था। उनके टिकट मिलने का मुझे खुशी हुई थी कि एक ऐसी कार्यकर्ता जिसने अपना सर्वस्व, अपना जीवन समर्पित करा इस भारत माता को, हिंदुत्व को। अब जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति होती है, कितने सारे प्रदेश हैं जहाँ पे अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, लेकिन हमारी बहन अभी अपराधी नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ आरोपित है। वो जी। आरोपित है। जिस दिन अपराधी होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर चर्चा करेगी। मैं लेकिन समझना आरोप चाहूंगा, सिर्फ- एक मिनट मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये आपके माननीय जो अमेठी से सांसद है ना, मंत्री भी हैं, नाम उनका स्मृति ईरानी है, वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए, जो जेल से बेल पर हैं, ऐसे ही बोलती हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी के संदर्भ में भी वित्तीय मामलों में आरोपी हैं। उस समय आप ये बात भूल जाते हैं क्या? उस समय आप लोगों को याद नहीं रहता कि ये केवल आरोप है, अपराधी नहीं है? उस समय तो आप बड़ी मुखरता से बोलते हैं, और जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में आया तो आप हमें समझाना चाह रहे हैं, अरे सर वो अपराधी थोड़ी है, आरोपी हैं। जी आलोक जी। हाँ जी, वो भी आरोपी हैं। जी। किसी ने अपराधी नहीं कहा है। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे तब अपराधी की श्रेणी तो में अपराधी आएंगे। कहेंगे। लेकिन मैं अभी आपके भी- पास वापस आऊंगा आलोक जी, मेरे को आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले अनुराग ठाकुर जी से मैं अपने उस धारणा के संदर्भ में विस्तार चाहूंगा जिसमें डॉक्टर राकेश पाठक जी का ऐतराज है कि नहीं भाजपा अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कहीं कोई संशय में नहीं है। भाजपा की रीति और नीति के अनुसार ही साध्वी चलती हैं और इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या वाकई भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर इतना ही सम्मान है, इतना ही स्थान है, इतनी ही सहजता है, या अनुराग मालवीय जी वहाँ के हवा में कुछ और आपको महसूस होता है? आपकी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो बात करते हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की, तो जिस तरह से राकेश जी, चूंकि वो तो भिंडियन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक प्रेम भाव, एक स्नेह भाव उनका साध्वी के प्रति रहा हो, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहे हो। आलोक जी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हम जब देखते हैं उसको और हमारे नज़रिए से वो बात वहाँ नज़र नहीं आती। बैठक में उपस्थित होना और बैठक में महत्व मिलना दोनों अलग अलग बात हो जाती है। निश्चित तौर पे कई सारी बैठकों में वो मौजूद होती हैं। बड़ी बात तो है कि कई सारी बैठकों में वो मौजूद भी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जिन बैठकों में वो मौजूद होती हैं उन बैठकों में साध्वी प्रज्ञा को उस तरह का महत्व मिलता तो नजर नहीं आता। तीसरी बात बहुत स्पष्ट है कि जब आप छोटे छोटे सांसदों को दुर्गादास उइके और रमाकांत भार्गव जैसे नामों को शामिल करते हैं, तो आश्चर्य की बात होती है कि जो सबसे बड़ा मतलब जहां से आपका मेयर का चुनाव होना है वहां की सांसद को आप शामिल नहीं करते। हम चूंकि ये रिसेंट की घटना है, रिसेंट के इलेक्शन है, तो इसका जिक्र हम जरूर करेंगे। इसके अलावा भी हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है जिला समितियों की, जिसमें सुमित पचौरी जो बतौर जिलाध्यक्ष बैठते हैं, वहां पर साध्वी प्रज्ञा को अपनी जगह के लिए असहज महसूस करना पड़ता है। तो जब जिले में ये स्थिति होती है तो प्रदेश की जो बैठकें हैं उनमें उनकी क्या स्थिति है हम समझ सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा दूर से देखने की कोशिश राकेश जी कर रहे हों, शायद ये हो सकता है, पर मुझे तो उनको महत्व मिलता नजर नहीं आता प्रदेश कार्यालय में, जिला कांग्रेस, जिला भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में या संभाग की बैठकों में या चुनाव समितियों में। हिमांशु जी। जी साथ ही बीच में प्रज्ञा ठाकुर तो सार्वजनिक रूप से कहती थी मुझे बैठकों में बुलाया नहीं जाता, मुझे शासकीय कार्यक्रमों में भी आमंत्रित नहीं किया जाता। यही जो उनकी शिकायतें थी, तो आपसे समझना ये चाहते हैं कि आखिर उनसे इतना दूर रहना भाजपा के या सरकार के लोग क्यों चाहते हैं? इसको आप समझ पाए क्या प्रज्ञा ठाकुर का व्यवहार ऐसा है जिसके कारण से लोगों को लगता है कि उनका सम्मान खतरे में आ जाएगा, या उनका बोलना ऐसा है जिसमें आदमी को लगता है कि बोलेंगी और जवाब हमें देना पड़ जाएगा? बिल्कुल, अगर साफ तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं उनका व्यवहार ही सबसे बड़ी बात होती है। स्थितियां ये होती है कि जब साध्वी प्रज्ञा के बयान आते हैं तो प्रवक्ताओं को मीडिया की तरफ से निर्देशित करना पड़ता है कि इस बयान को लेके कोई भी टिप्पणी ना दे। मीडिया प्रभारी अलग से बैठक लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं हमने देखा है कि प्रधानमंत्री तक के असहज हुए हैं साध्वी प्रज्ञा की टिप्पणी से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुत बार असहज हुए हैं। तो प्रदेश का पूरा की पूरा संगठन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा ही कारण है। उनका व्यवहार, उनकी जो बोली है, उनके जो बयान है, शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि जो उनको लगातार संगठन में पीछे धकेलते नजर आ रहे हैं। जी जी, तो कुल मिलाकर अनुराग मालवीय इत्तेफाक रखते हैं कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय साध्वी की उपस्थिति को लेकर सहज नहीं रहता है। लेकिन मैं चर्चा को और विस्तार देने की कोशिश करता हूं। हमारे माननीय साथी आलोक संजर जी बहुत उल्लसित थे जब उनकी टिकट काटकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये बताती हैं कि वो जो सांसद बनी हैं वो ये साफ सफाई और इनके विषयों को लेकर हुई है। उस समय आप कितने उल्लसित होते हैं कि सांसद की गरिमा का, सांसद की दायित्व बोध का जो एहसास प्रज्ञा ठाकुर जी को है वैसा एहसास आपको नहीं था। आपके पास लोग चले जाते थे, जो भी मसला होता था उस पर आप बात कर लेते थे। पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को ये एहसास है कि नहीं, वो ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाले की सफाई नहीं है, काम नहीं हो रहा है, दफ्तरों में तवज्जो नहीं मिल रही, ये उनके विषय नहीं है। वह देश और दुनिया की चिंताओं के लिए है। कितना आनंद आता है आलोक जी आपको ऐसे बयान को सुनकर? नहीं, देखिए क्या है कि सीहोर की एक घटना है, मेरे को याद आती है, समाचार पत्रों में भी छपा था जी। लेकिन एक सहजता से मजाक में, यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए थे तो मजाक किया था कार्यकर्ताओं से कि क्या मैं इसलिए बनी हूँ, तो मजाक कर रही थी। बाद में उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। अच्छा, ये मजाक लेकिन था। विषय बिल्कुल ठीक आलोक जी, आपकी दलीलों के साथ हैं हम, आप तो हमारे साथी है ना। तो आपसे एक और बात पूछता हूं, ये तो मजाक था जो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सांसद नहीं बनी, पर आतंकी हमले में मारे गए पूर्व पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे, जिन्हें देश के वीरता के पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया, उसके संदर्भ में उन्होंने बयान दिया, मैंने श्राप दिया था इसलिए उसकी मौत हुई। इसके संदर्भ में क्या कहते हैं आलोक जी? ये भी एक मजाक था इस देश के लिए शहीद होने वालों के संदर्भ में, या कुछ और था? हमने इस बात पर आपत्ति भी की थी कि हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दो चीजें हैं हिमांशु साहब जी। साध्वी जी ने एक अच्छा काम भी किया, कई अच्छे काम किए, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जी बताइए। सिर्फ हम नेगेटिविटी की तरफ देखें तो सकारात्मकता अपने आप पीछे हो जाती है। जी। उन्होंने एक ऐसी गरीब महिला जो उनके घर पहुंची थी, उनकी 2 बेटियों की शादी होनी थी, बेटी की शादी नहीं कर पा रही थी जी। तो उन्होंने जाके सहजता से की। साध्वी जी ने उस बेटी को गोद लिया, दोनों बेटियों की शादी अपने बंगले से करी और विशाल शादी करी जैसे एक अच्छी शादी होती है। मैं भी उस शादी में गया था जी। तो कहीं ना कहीं वो भाव भी है, दोनों भाव हैं। जो उन्होंने अपने जीवन में भोगा है वो उनके मुंह से निकला है, क्योंकि उसके साथ याद सही है कि उनको लगा होगा कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, जिसके बारे में हम यदि चिंतन करें, देखें तो वाकई लगेगा कि बेटी के सामने एक लड़की के साथ कितना भयंकर अत्याचार हुआ, जिस भी कारण से वो, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे काम वो करती है, गरीब लोगों की मदद करती है, अपने पूरे मानदेय जो है वो गरीबों पे लुटा देती है, उनको दवाई, अभी कोरोना में मैंने देखा कि कोरोना में दवाइयों की व्यवस्था कराई उन्होंने, उनके इलाज की व्यवस्था कराई। मैंने आपको विवाह का उदाहरण दिया। तो कुछ ऐसे भाव भी हैं कि जिसको उनको चिंता नहीं। हमें तो ये पता था आलोक जी कि प्रदेश में जब से मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, किसी बेटी को विवाह के संदर्भ में चिंता ही नहीं होती है। इतनी योजनाएं जो है वर्तमान में प्रदेश सरकार ने चला रखी है कि कोई बच्ची इस बात को लेके परेशान हो कि उसका विवाह नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो मामा जी बैठे हुए हैं। फिर भी आप हमें बता रहे हैं कि हो नहीं पा रहा था, बेचारी साध्वी जी को उसके लिए इंतजाम करना पड़ा। कोरोना काल के अंतर्गत बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने तो प्रदेश के लोगों की व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं रखी थी। आप बता रहे हैं वो व्यवस्थाएं भी साध्वी जी को करनी पड़ी, तो थोड़ा उलझन है। क्या सरकार अपना काम नहीं कर पा रही जिसके लिए साध्वी जी को करना पड़ा? एक तो सवाल ये है। दूसरा, आपसे समझना ये चाहता हूँ, हमने साध्वी उमा भारती को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनका उपयोग करती है, करती थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलता। उनका किसी प्रकार का सम्मान देते हुए पार्टी की रीति नीति के प्रचार प्रसार में उपयोग किया जा रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। किस बात से परहेज है? इतनी बड़ी वक्ता हैं, इतनी बड़ी नेता हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई दायित्व देना नहीं चाहती। थोड़ा समझाएंगे आप, क्या उलझन है इसमें? नहीं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है क्या करना और क्या निर्णय लेना। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और आपके आदेश पर यहाँ पर आया। निश्चित रूप से इतना जरूर कहूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, उन कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर देती है। यदि वो कार्यकर्ता उस काम को ढंग से नहीं कर पाता है तो उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। जहाँ तक साध्वी जी का प्रश्न है चुनाव को लेकर, तो
तो मुझे खुद पता है कि अनेकों अनेक जगह वो अभी बात कर रही हैं, जा भी रही हैं, लेकिन यह सही है कि मेयर के साथ, क्योंकि मेयर को लगातार गाड़ी में खड़े होकर करना पड़ता है, वो खड़ी नहीं रह सकती हैं, इसलिए उस वाहन में वो नहीं है। इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ है, जैसे इस प्रश्न का कहीं कोई औचित्य नहीं है लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बल्कि उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम भी लिए, टिकट में बात भी करी, सहयोगियों को टिकट भी दिलवाए, सब विधायकों से उन्होंने चर्चा करी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करी, बल्कि जिस दिन टिकट बंट रहा था तो रात को 12 बजे तक वो वहां बैठी रही, वहां पे अपने सब कार्यकर्ताओं के संदर्भ में सूची आ जाए, एक एक कार्यकर्ताओं को बात करती रही। तो ऐसा नहीं है, एक सांसद जो कर सकता है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए करने का पूरा प्रयास किया है। कुल मिलाकर उन्होंने पूरा प्रयास किया है। तो मेरा तो सवाल दूसरा है ना कि भाजपा ने उनका उपयोग करने का प्रयास क्यों नहीं किया, इसका तो कुछ उत्तर दीजिए ना आलोक संजय जी। क्या आप मानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केवल भोपाल की गलियों में घूमने के लायक हैं, या मानते हैं कि एक देश का जाना पहचाना चेहरा हो चुकी थी? दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को चुनाव हराने का करिश्मा उन्होंने किया था, उनका उपयोग तो मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाकर किया जाना चाहिए था। उनका भोपाल में भी उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब आपको देने की नौबत आन पड़ी है। तो इस पर भी तो कुछ बोलिए ना कि क्या कारण है कि भाजपा साध्वी जी जैसी प्रतिभावान राजनीतिज्ञ का उपयोग नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं है। जी। जो उसका एहसास करना चाहता है वो उसको एहसास कर लेता है, जो नहीं करना चाहता नहीं करता है। हम लोग एहसास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वास्थ्य कारणों से उनको कई बार पीछे रखा है, इसलिए ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। मुझे जाना मृणाल पंत जी के पास है, लेकिन सवाल सुगंध का आ गया है, सुगंध को महसूस किया जाता है, देख नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे पास डॉक्टर राकेश पाठक जी ऐसे हैं जो नहीं दिखता है उसे भी देख लेता है। तो डॉक्टर राकेश पाठक जी, आलोक संजय जी जो जवाब दे रहे हैं इसको विस्तार आपसे ही अपेक्षित है। थोड़ा बताएंगे आप कि वाकई वो सुगंध कहाँ है जो हम महसूस नहीं कर पा रहे, पर आलोक जी कह रहे हैं उन्हें एहसास होता है। बिल्कुल आलोक जी को सही एहसास होता है और बिल्कुल ठीक भी कह रहे हैं हिमांशु जी। दरअसल में वो जो खुशबू है, वो जो सुगंध है जी, वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मूल विचार और संघ और भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारों में निहित है। जी। मेरी सांसों में बस गई है कुछ ऐसी महक, जी, मेरी सांसों में बस गई है कुछ ऐसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। क्या तो ये जो शेर है, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी की जो खुशबू है, जो महक है, वो इतनी आपस में मिली जुली हुई है कि वे कुछ भी बोलती रहे, वे कुछ भी कहती रहे, कितनी भी बीजेपी बीच बीच में असहज होती रहे। और हम अभी 2014 पे जब दृष्टि डालते हैं हिमांशु जी, तो आप यकीन मानिए उस समय तक तो इस देश में राजनीति का जो विमर्श है वो पूरी तरीके से इस चेहरे पर लड़ा जाएगा कि कौन कट्टर हिंदू छवि के साथ मैदान में उतरेगा। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय ये रिस्क ले पाएगी। लगातार दिन प्रतिदिन जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उस ओर बढ़ रही है और उसके चक्कर में दूसरी पार्टियों को भी सॉफ्ट हिंदुत्व इत्यादि इत्यादि जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मुझे बहुत आसान नहीं लगता कि 2024 की संध्या में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से भारतीय जनता पार्टी एकदम किनारा कर ले। हो सकता है कि अंदर खाने कोई और कारण चल रहे हों, जिन कारणों का हम अभी नहीं पता लगा पा रहे। हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सचमुच में इतना प्रबल है, इतना सक्षम है कि वो किसी का भी टिकट काटने की ताकत रखता है। मुख्यमंत्री जिस तरह बदल दिए जाते हैं, हमने देखा उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटना, टिकट बदल देना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा लेकिन उसके पीछे सिर्फ ये 3-4 बयान कारण होंगे, ये मानने को डॉक्टर राकेश पाठक एक आकलन के साथ है। उनका मानना है कि शनै शनै हिंदुत्व के प्रति कट्टरता का जोर बढ़ता जा रहा है, तो 2024 तक वो कट्टरता उफान पर होगी और ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेता के बयान या उनके विचार भाजपा को वैसे असहज नहीं करेंगे जिस आकलन के साथ मृणाल पंत है। पर मृणाल पंत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से सांसद बनना प्रदेश की सियासत को किस रूप में प्रभावित किया, इस पर कोई आकलन, कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? एक ऐतिहासिक घटना थी, दिग्विजय सिंह जैसे राजनीतिज्ञ का प्रज्ञा ठाकुर से हारना और बुरी तरीके से हारना, कुल मिलाकर क्या दर्शा गया? 2-3 निहितार्थ इस राजनीतिक घटना के निकलते हैं। सबसे पहला तो यह कि हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि भावावेश के दौर में जब भी वोटिंग होती है तो वो वास्तविक मुद्दों पर नहीं होती,
और हिंदुस्तानी समाज में सामान्य मतदाता भी धर्म के नाम पर बटा हुआ है। जी। दूसरा निहितार्थ यह है कि आतंकवाद को धार्मिक आस्था के रूप में जनता के जनमानस में स्थापित करने का पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कल ओवैसी की पार्टी किसी मुस्लिम आतंकवादी को, जिस पर हजारों हिंदुओं की हत्या का आरोप हो, जिस पर बम धमाकों का आरोप हो, जिस पर जैसे अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इन लोगों को टिकट दे दे। साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना और इन आतंकवादियों को टिकट देना दोनों एक बराबर है। मैं आलोक संजर जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि उसके साथ अत्याचार हुआ है। अगर इसके साथ अत्याचार हुआ है तो उन सब आतंकवादियों के साथ भी अत्याचार हुआ है जिन्होंने दूसरे आतंकवाद के कृत्य किए। हिंदू आतंकवाद को लीगलाइज करके समाज में स्थापित करने का पाप भारतीय जनता पार्टी। तीसरा, अगर जस्टिस लोया जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को सजा होगी और सामान्य तौर पे उनको आतंकवादी घोषित किया जाएगा। 245 गवाहों में से केवल मात्र 20 गवाह ऐसे हुए हैं जो पक्षद्रोही हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी संभवतः इस बात को समझ लेगी कि अगर इसी तरह की परिस्थिति बनती रहे और एनआईए कोर्ट में उस तरह की चीजें नहीं हो जैसे जस्टिस लोया के प्रकरण में साथ हुई हैं, तो ये जो सरकार की छवि पे और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे जो तमाचा पड़ेगा, उसका जवाब देना हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए, हिंदुस्तान के समाज को और विश्व को बड़ा मुश्किल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रज्ञा ठाकुर सिर्फ एक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के हाथ में वो ताकत है कि वो इस तरह कितने ही चेहरों को बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए एक चेहरे के पीछे खड़े रहना और उस एक चेहरे को ताकत देना भारतीय जनता पार्टी और संघ की मजबूरी नहीं है। वो इससे बड़े खौफनाक चेहरों को भी कल जनप्रतिनिधि बना के लोगों के बीच में बिठाने की ताकत रखती है। क्या मृणाल जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये संदेश समाज में दे पाने में कामयाब हो पाई दिग्विजय सिंह की पराजय के रूप में कि विगत कुछ समय से जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस तथाकथित रूप से चलती है, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने अपनी छवि एक मुस्लिम परस्त नेता के तौर पर तैयार कर ली, जिस प्रकार से देश के वातावरण में हिंदुओं के मन में ये असुरक्षा भाव गहरा के बैठ गया कि कांग्रेस और इसके नेता सब कुछ कर सकते हैं पर हिंदू हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। भाजपा ने एक संदेश दिया कि इस व्यक्ति को हम मैदान में दे रहे हैं और जनता ने कहा कि आपकी इस कोशिश को हम समर्थन दे रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर? हिमांशु जी, लोकसभा के चुनावों में एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ दूसरे प्रतिद्वंदी का चुनाव तो हिंदुस्तान में बरसों पहले ही समाप्त हो चुका है जी। अब व्यक्ति से व्यक्ति का चुनाव नहीं होता जी। ये तो पूरे देश में जो चलने वाली लहरें हैं और जो लोगों का विचार है, लोकसभा के चुनाव में बस उसी का चुनाव होता है। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, इसलिए इसको दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रज्ञा ठाकुर की जीत मानना मैं बिल्कुल अनुचित समझता हूँ। इसको हिंदुस्तान की जो विरासत थी, संभाव की विरासत, विकास की विरासत, हिंदुस्तान की जो विरासत थी, प्रेम की विरासत और लोकतंत्र की विरासत, उसके खिलाफ एक नफरत की विचारधारा की विजय के चुनाव में देखा जाना ही ज्यादा बेहतर। तो मृणाल पंडित जी उस कारण को खारिज कर रहे हैं जो आलोक संजर अपने टिकट के कटने के संदर्भ में बता रहे थे कि दिग्विजय सिंह थे तो उनके खिलाफ प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में होना था। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ते तो अभी प्रज्ञा ठाकुर होती, भोपाल में थी तो अभी प्रज्ञा ठाकुर थी। लेकिन मैं इस चर्चा को अंतिम मोड़ पर ले जाना चाहता हूँ। अनुराग मालवीय, आपसे जानना ये चाहता हूँ कि कुल मिलाकर भाजपा का प्रदेश नेतृत्व अब प्रज्ञा ठाकुर को भविष्य में उपयोग को लेकर किस विचार के साथ है? क्या इंतजार कर रहा है 1.5 साल और फिर कुछ और देखेंगे, या वाकई प्रज्ञा ठाकुर आने वाले समय में भाजपा की वैसी धरोहर साबित होंगी जैसी उमा भारती के तौर पर 3 दशक की राजनीतिक यात्रा के हम साक्षी रहे? देखिए, बिल्कुल राकेश जी ने एक शेर में उनको लेकर कुछ बयान किया था, लेकिन एक दूसरा शेर ज़्यादा मुफीद मुझे लगता है इसके लिए कि बदलते हुए वक्त के साथ जीने का अंदाज बदलना होगा। ना आवाज़ है ना धुन,
अब तो ये टूटा हुआ साज बदलना होगा। साध्वी प्रज्ञा की दो चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हम अगर देखें तो उस पूरे चुनाव परिणाम के समय अगर हम 2019 की बात करते हैं, अधिकांश सांसदों के संदर्भ में ये कहा गया कि वो मोदी लहर के चलते इतने बड़े अंतर से जीते थे। ये बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है और बेहतर तरीके से समझती है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें इस पूरे संदर्भ में साध्वी प्रज्ञा को लेके, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिग्विजय सिंह के खिलाफ उस समय मैदान में उतारा था जिस समय उनको लगता था कि ये एक ट्रम्प कार्ड के रूप में कहीं ना कहीं आसपास की सीटों पर भी भोपाल के साथ साथ प्रभाव डालेंगी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह कि जब भी खेल बदलता है, यानी कि चुनावी साल बदलता है, तो ट्रम्प कार्ड के कलर भी बदल जाते हैं। और राजधानी भोपाल एक बुद्धिजीवी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अर्बन ऐसा एरिया है, एक ऐसा मेट्रो शहर है जहां पर बुद्धिजीवी वर्ग बड़ी संख्या में रहता है। 3.5 साल में उस बुद्धिजीवी वर्ग ने भी परख लिया है साध्वी प्रज्ञा को, ये भाजपा संगठन समझ रहा है। तो भविष्य में जिस तरह के इशारे इंगित करते हैं, अभी तक के घटनाक्रमों को हम देखें, चाहे वो राजनीतिक बैठक हो भारतीय जनता पार्टी की या पब्लिक मीटिंग्स हो, जिस तरह के हाशिए पर साध्वी प्रज्ञा है, तो भविष्य में उनको कितना महत्व मिलेगा इसको लेके बहुत ज्यादा संशय की स्थिति मुझे तो स्पष्ट रूप से नजर आती है। हिमांशु जी। तो मैं इस आखिरी बातचीत के लिए आलोक संजर जी को और रुख करना चाहता हूं। आलोक संजर जी, आपका मन कितना दुखता है जब आप देखते हैं कि भोपाल की सांसद अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपने तौर तरीकों के लिए सुर्खियों में आती हैं? वह हवाई जहाज में अपनी सीट के लिए लड़ती हुई दिखाई देती हैं। वह एम्स की व्यवस्थाओं के लिए नहीं बल्कि एम्स के डायरेक्टर के साथ व्यवहार को लेकर लड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये चीज़ आपको कितना दुख, कितना तकलीफ देती हैं, ये जानने में दिलचस्पी, इसलिए दिलचस्पी है इसी भोपाल से माननीय कैलाश जोशी जी सांसद रहे, इस भोपाल से आलोक संजर जी सांसद रहे, जिनके संयम के संदर्भ में, जिनकी सरलता के संदर्भ में लोग बातें करते हैं। दूसरी तरफ अब बातचीत होती है तो इस उग्रता के संदर्भ में होती है, इस आक्रामकता के संदर्भ में होती है। मन दुखता है आपका? नहीं दुखता है या आनंद आता है? हम जो नहीं कर पाए देखिए ये करके दिखाती हैं। अब डॉक्टर साहब को मैं यही कहूंगा कि अभी जो वातावरण है उस वातावरण में क्या बोलूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, इन्वायरमेंट मेक्स द मैन, वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है जी। और जब पूरी चर्चा का एक सार में यदि कहूँ तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, और कार्यकर्ता का निर्माण संघ करता है, एक अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण भी करता है। लेकिन बस यही कह सकता हूँ कि दिखावे की मोहब्बत से बेहतर है कि दिल से नफरत कीजिए। और हम जज्बातों की बहुत कदर करते हैं, तो हम जज्बातों की कदर करने वाले लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमें सिर्फ ये देखते हैं, हम कमल का फूल हमें दिखता है, बाकी हमें इसके अलावा कोई दिखता नहीं। और ये हमने सीखा भी और आगे अब कार्यकर्ताओं को सिखा भी रहे हैं। धीमे धीमे मैं भी आयु वृद्ध हो रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ दिया, जो कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। कल जैसा हुआ, मेरे को लगा, दुख हुआ मुझको, ये इस पे दुख हुआ कि एक निरपराध जो है दर्जी का जिस तरह से गर्दन काटी गई और उसके बाद किसी कांग्रेस के नेता का बयान नहीं आया, तो कहाँ आके किसका बयान नहीं आया? आलोक संजय जी, कौन ऐसा कांग्रेस का नेता है जिसका बयान आपको दिखाई नहीं दिया या आपने पढ़ना नहीं चाहा? राहुल गांधी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, अशोक गहलोत बोल रहे हैं। कौन है जो इस घटना के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा है, दुख व्यक्त नहीं कर रहा है? लेकिन उससे विषयार्पण हो जाएगा हमारा, हम अपने विषय पर रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर क्या आलोक संजय जी इस कार्यक्रम में ये कहना चाहते हैं कि ये भोपाल का सौभाग्य है, ये भाजपा का सौभाग्य है, ये हम सबका सौभाग्य है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसा जनप्रतिनिधि हम सबको मिला है, और आप चाहेंगे कि अगले कई दशकों तक यही चेहरा जनप्रतिनिधि के तौर पर भोपाल के हिस्से में आते रहे? सवाल है। ये कहूंगा कि भाजपा का सौभाग्य और भोपाल को जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि एक विचारधारा को वोट करते हैं और आगे भी इस विचारधारा को निश्चित रूप से वो सदुपयोग करते रहेंगे। भविष्य में जो कुछ भी होगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस भोपाल के लिए, भोपाल की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब आखिरी टिप्पणी के लिए राकेश पाठक जी आपके पास ही मैं रुख करता हूँ। कुल मिलाकर विचारधारा के प्रति लोग वोट करते रहेंगे, ये बात आलोक संजर जी ने कही है। तो क्या अब भी आप मृणाल पंत जी के आकलन को खारिज करना चाहेंगे या आप भी विचार करेंगे कि मृणाल पंत जी के कहे हुए को कुछ गंभीरता से ले लिया जाए? कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, मृणाल जी बहुत गंभीर अध्येता है, विचारक हैं, और मैं उनकी बात से सोचने पर विवश हूँ और अनुराग की बात से भी सोचने पर विवश हूँ जी कि इस तरह की राजनीतिक भविष्यवाणी आमतौर पर मैं नहीं करता हूँ कि किसका टिकट कटेगा, किसका बहाल रहेगा। लेकिन ये तय है, आलोक जी जो कह रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर वोट जनता ने दिया है, वही बात सही है। बाकी जिसे वोट दिया उसने जनता के लिए क्या किया, जनता अगर ये सोचने बैठेगी तो उसे जरूर लगेगा कि सचमुच में कोई विकास कार्य अपने खाते में वे खुद नहीं गिना पाएंगी,
आलोक जी भी इतनी देर में नहीं गिना पाए कि प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के लिए क्या किया। नहीं बताया उन्होंने, 2 बच्चियों की शादी कराई। कुल मिला के 3.5 साल में अगर भोपाल ने किसी शख्स को सांसद चुना था तो उसके संदर्भ में बताने के लिए आलोक संजर जी के पास यही था कि 2 गरीब बच्चियां जब उनके सामने आईं तो उनके विवाह का प्रबंध उन्होंने अपने निवास पर किया। अब इसके लिए आप साधुवाद देना चाहें या सवाल करें कि एक सांसद के तौर पर क्या इतनी भूमिका मात्र से हम लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए, ये वाकई सवाल है। लेकिन एक बात तय है इस पूरी चर्चा के अंतर्गत कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हिस्से में जो अवसर आया था, अब तक वह उस अवसर को भुना पाने में नाकाम रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अब तक का उनका तौर तरीका उनकी अपनी पार्टी को असहज कर रहा है। अगर यह असहजता आगे भी कायम रही तो उनका राजनीतिक सफर निश्चित रूप से मुश्किल हो सकता है। क्या समय रहते वह अपने तौर तरीकों में बदलाव करेंगी या इसी तौर तरीके के साथ एक बार सांसद हो जाने मात्र को उपलब्धि मानकर सियासत से विदा हो जाएंगी, जानने में दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा समाप्त नहीं हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर केंद्रित जो रिपोर्ट हमारे साथी अनुराग मालवीय ने तैयार की थी, उसका दूसरा हिस्सा बाकी है, तो चलकर देखते हैं उसका दूसरा हिस्सा। लेकिन मुझे दे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए शख्स को चक्रव्यूह में देखने के लिए। तब तक के लिए सादा प्रणाम। बाइक चलाने की शौकीन, छोटे शहर और सामान्य परिवार की बेटी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ट्रैवलिंग करने और किताबें पढ़ने वाली प्रज्ञा सिंह का अभी तक का निजी और सियासी सफर कांटों से भरा रहा है। शानदार वक्ता और धार्मिक आध्यात्मिक रुचि वाली प्रज्ञा ने जब संत बनने का फैसला किया तब भी उनके परिवार को इतना झटका नहीं लगा होगा जितना उनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की खबर सुनकर लगा होगा। मालेगांव ब्लास्ट में नाम आने और गिरफ्तारी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा की जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। यही वो वक्त था जब हिंदुस्तान की सियासत में हिंदू आतंकवाद शब्द की एंट्री हुई। मालेगांव ब्लास्ट की आंच में प्रज्ञा इतना तपी कि सियासी कुंदन बन गई। तभी तो 2019 में जब भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवार की तलाश शुरू की तो संघ की सलाह से उनकी खोज प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर जाकर पूरी हुई। साध्वी ने मोदी लहर और हिंदुत्व के झंडे तले चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अभी तक वो भोपाल की जनता का दिल नहीं जीत पाई। जनता के साथ ही पार्टी में भी उनको वो मुकाम नहीं मिला जो भोपाल के सांसद रहते हुए उनको मिलना चाहिए था। इसकी एकमात्र वजह उनकी बयानबाजी है। सांसद होते हुए भी पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से बचती है। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि पार्टी प्रज्ञा सिंह के नाम से भी अघोषित दूरी बनाकर चलती है। नहीं तो संघ के समर्थन और आशीर्वाद के बाद भोपाल में एक तरफा जीत हासिल करने वाली प्रज्ञा सिंह आज हाशिए पर नहीं होती। विवादों से उनका नाता उनकी सांसों की तरह ही जुड़ा नजर आता है। अगर वो अपनी जुबान पर लगाम लगा पाती तो ऐसे वक्त में जब देश और प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है, साध्वी भी सियासी फलक में ध्रुव तारे की तरह चमकती। लेकिन उनके सियासत की दुनिया का चांद बनने की ख्वाहिश पर जैसे उनकी जुबान ने ग्रहण लगा दिया है और ग्रहण वाली ये काली स्याह रात साध्वी के लिए द्रौपदी के चीर की तरह लंबी होती जा रही है, जिसका ओर छोर फिलहाल न तो उनको समझ आ रहा है और न ही उनके समर्थकों को। साध्वी अगर अपनी जुबान को साध ले तो राजनीति की दुनिया उनके लिए फिर से सितारों से सज सकती है, रोशन हो सकती है। जिन्होंने धर्म की राजनीति की लेकिन उन्हें लोगों ने नेता स्वीकार नहीं किया, वो जन नेता नहीं बन पाए और जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम भी नहीं कर पाए, तो ऐसी जिस तरह की विरासत होती है जिसके पास, वह बहुत ज़्यादा लंबा राजनीतिक जीवन उसको नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं वो कुछ 2, 4, 5, 10 साल में उनकी राजनीति की दिशा बदल जाती है। साध्वी की ही तरह विवादों में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड साध्वी उमा भारती प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए सबसे बड़ी सीख हो सकती है। उमा भारती का सियासी सफर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हिचकोले खा रहा है, अगर प्रज्ञा खुद को उस रूप में नहीं देखना चाहती तो उनको अपनी राजनीतिक चाल और स्टाइल को वक्त के हिसाब से बदलना ही होगा। देश में आजकल जिस तरह की राजनीतिक हवा बह रही है वो साध्वी के लिए सबक है।
इसमें सबक है बदलाव का। अगर वो खांटी राजनीतिक बनना चाहती हैं, तो सियासी फिजा को समझकर उसके हिसाब से बदलाव करते हुए अपने हित में कुछ फैसले उनको लेने ही होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी में महिलाओं का वक्त बेहतर चल रहा है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में उनके जैसी फायर ब्रांड महिला लीडर कोई और नहीं है, अगर प्रज्ञा सिंह दाग अच्छे है की जगह दाग को धो डालने वाले मनोयोग से आगे बढ़े, तो वो वक्त दूर नहीं जब उनके लिए देश और प्रदेश की सियासत में उनके लिए स्पेस के साथ स्पेशल जगह भी होगी। क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि साध्वी प्रज्ञा आरएसएस की पसंद है। साध्वी प्रज्ञा जी एक अपने आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और एक बहुत कद्दावर और अच्छी नेता के रूप में, सांसद भोपाल के रूप में उन्होंने काम भी किया है। ये बात सच है कि वे राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रही, महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विषय उनके मार्फत हम लोगों ने रखा, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके साथ बहुत न्याय हुआ और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आगे भी हम इसको, आगे की यात्रा को देख सकते हैं। तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। बयानों के चलते विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सांसद होके भी साध्वी प्रज्ञा सिंह जिस तरह से किनारे पर खड़ी हैं या खड़ी करके रखी गई हैं, वो उनके लिए बदलाव के संकेत है। साहिल पे खड़े रहकर डूबने से अच्छा है कि वो अपने ही बुने जाल से निकलने के लिए सियासी दावपेच का रुख करे और खुद को इस चक्रव्यूह से निकाले। चक्रव्यूह से निकलकर ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सियासत के शिखर पर अपनी चमक बिखेर पाएंगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से अनुराग मालवीय की रिपोर्ट। जो रोज लोग